सलाम पाकिस्तान, आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। आज का दिन ये अहद करने का दिन है कि हमने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। तो ऐसे में हम अरशद नदीम को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने राइट टाइम पे कौम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और बहुत बड़ा तोहफा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज आप सोशल मीडिया देख लें, टीवी चैनल्स देख लें, बच्चे को देख लें। मैं कल रोड पे जहाँ कहीं से भी गुजर रही थी, यकीन माने मुझे अरशद नदीम की तस्वीर नज़र आ रही थी और खुशी से दिल मेरा जो है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान को इतना बड़ा तोहफा इतने बड़े टाइम पर देना बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी बात है। इस हीरे को तराशने में कुछ लोगों का किरदार रहा। जब अरशद नदीम ने स्टार्ट किया वो किस लेवल पर थे, किस तरह उन्होंने मेहनत की, काविशें की और फिर यहाँ तक पहुँचने का उनका सफ़र। कुछ लोग जो उनके साथ मुंसलिक रहे आज हमारे साथ हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी, मेजर जनरल मोहम्मद अकरम शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट एशियन एथलेटिक्स हैं, और इसके साथ साथ सैयद फयाज हुसैन बुखारी साहब हैं जी, जो कि कोच हैं। उनको वेलकम कहेंगे। और वो मनाजिर आपने देखे भी अरशद नदीम की कामयाबी के, मेजर साहब उनके साथ मौजूद थे, उनके गले लगकर जिस तरह से वो आप दीदा हो गए। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सही साहब, पहले आपसे ही स्टार्ट कर लेती हूँ। वो मनाजिर बिलाशुबा जो हैं सभी को रुला देने वाले थे, आपकी खुशी कैसी थी उस टाइम पर? वो आपने देखा जी, इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती थी कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और पाकिस्तान का कौमी तराना बजा। मेरे जो एथलेटिक फेडरेशन के लोग हैं उनको ख़ास तौर पे पता है, स्पोर्ट्स कम्युनिटी के बहुत दुनिया को पता है कि मैंने कहा था कि ये मेरा ज़िंदगी का ख्वाब है जब मैं प्रेसिडेंट बना एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का, कि मैं पाकिस्तान का झंडा देखूं अपनी ज़िंदगी में और पाकिस्तान का कौमी तराना बजता हुआ देखूं। झंडा तो आप अगर पहली 3 में कोई भी पोजीशन हो तो झंडा होता है, तराना बजता है जब आप गोल्ड मेडल लेते हैं। और ये गोल्ड मेडल ख़ास तौर पर रिकॉर्ड के साथ इतनी बड़ी कामयाबी है। और उस वक्त ये भी आके आप दीदा हो गया और मुझे भी आपने देखा, उस पर मैं भी आप दीदा हो गया उस खुशी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सिर्फ आप लोग आप दीदा नहीं हुए, पूरी कौम जो कि उस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप लोगों को देख रही थी, वो सब आप दीदा थे। और एक अलहदा से जज्बा था हुब्बुल वतनी का। वो कामयाबी सिर्फ अरशद नदीम की कामयाबी नहीं है जी, पूरी कौम की कामयाबी है और पूरी कौम उसे सेलिब्रेट भी कर रही है। यही वजह है कि आज इतने बड़े और अहम दिन हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे हैं और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हमारे साथ जी सैयद फयाज हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं, जो कि कोच हैं उनके। कैसा सफ़र रहा ये कामयाबी का अरशद नदीम का? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। बात यह है जी कि 2015 से हमने स्टार्ट लिया हुआ है। 2015 के स्टार्ट में या थोड़ा मिड में आप कह लें कि अरशद आया था ट्रायल्स के लिए। हमारा डिपार्टमेंट है वापडा, हम उसमें रिक्रूटमेंट कर रहे थे अपनी लेस्को की। हमारी एक इंटर यूनिट होती है, वो हमने खेलनी होती है, उसके लिए हम लोग टीम बना रहे थे। तो वहाँ पे अरशद भी आ गया, दूसरे बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थे। अरशद ने ट्रायल्स के अंदर 54 मीटर थ्रो की, तो मैंने थोड़ी सी ज़रा बढ़ा के लिख ली कि ये ह्यूज है और थोड़ा ये इसमें कोई कह लें कि स्पार्क मुझे दिखा इसमें। तो हमने इसको टीम में, ये सारा कुछ इसलिए कि मैंने इसको टीम में रखना था। तो टीम में रखने के बाद हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद हमने 20 दिनों की 25 दिनों की ट्रेनिंग के बाद हमने 66 मीटर थ्रो कर ली। अच्छा, 66 मीटर थ्रो जब हमने कर ली तो ये लेस्को की टीम में आ गया था, हमने इसकी अपॉइंटमेंट कर दी। और उसके बाद इंटर यूनिट में इसने थ्रो की 70 मीटर के करीब, थोड़ी बस ऊपर नीचे थी। तो ये वापडा का चैम्पियन हो गया। फिर थोड़े दिनों के बाद फेडरेशन एक चैम्पियनशिप करवाती है, जिसमें अकरम शाही साहब भी, ये इन्होंने करवाई थी। तो उसमें वो नेशनल चैम्पियन हो जाता है। अब यहाँ से आगाज हो रहा है, फेडरेशन इसके साथ कहाँ पे है। ठीक है, मैं और ये यानी हमारी फोल्ड में आ जाता है फेडरेशन। अच्छा, अब नेशनल चैंपियनशिप स्टार्ट होती है, तो नेशनल चैंपियनशिप में ये नेशनल चैंपियन हो जाता है। आप कह लें ये इस दौरान कोई 8 माह का टाइम जो है जी गुजर चुका होता है। तो ये नेशनल चैंपियन होने के बाद फेडरेशन इसको सिलेक्ट करती है। ये सैफ गेम्स होती है गुवाहाटी में, इंडिया में।
अच्छा। इसको भेजा जाता है वहाँ पे, ये वहाँ पे थ्रो करता है 78 मीटर .33। ये वहाँ पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड कर देता है और इसका फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल जो है सैफ गेम्स में इसका आ जाता है ब्रॉन्ज मेडल के बाद जब ये वापस आता है तो मुझे जन साहब का फ़ोन आता है, ये मुझे कहते हैं कि मैं आपको गाड़ी भेजता हूँ, यहाँ आप आ जाए। तो यहाँ पे हूँ, मैं मौजूद हूँ, तो आप आएँ। तो वहाँ पे मैं जब जाता हूँ तो जन साहब मुझे कहते हैं कि अरशद के साथ हम आपको ऑफिशियली तौर पे अटैच करना चाह रहे हैं, पहले तो आप थे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मेरे लिए ना ऑनर की बात थी। उससे पहले होता ये था कि अगर कोई भी फेडरेशन थी तो बस उसको बोला जाता था कि आप ट्रेनिंग के लिए आ जाए, जो भी लड़का ट्रेनिंग कर रहा था। इसका मतलब है कि इन्होंने मुझे स्पेशल बुलवाया कि आपको अरशद के साथ अटैच किया जा रहा है ऑफिशियली तौर पे। ये गौर तलब बातें हैं कि आपको अटैच किया जा रहा है अरशद के साथ। इसका मतलब है इनको उस वक़्त उसमें कुछ दिखा था, तो मुझे उसके साथ इन्होंने अटैच किया कि आप इससे परफॉर्म करवाएं। सही। अब वहाँ से हम आगाज़ करते हैं वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स के लिए। ये हुई थी बाकू में। आपने देखा होगा कि बाकू में जब इसको भेजा गया है तो एक ही मेडल आया था, वो था अरशद का 76 प्लस। उस वक्त हम 78 और 76 यानी कि 80 के ब्लॉक में आ चुके थे। ठीक है। अब इसके ऊपर 1 से 2 साल गुजर चुके हैं। सही। तो इसके पीछे जहाँ जहाँ पे कंपटीशन होता था ये मुझसे फ़ोन पे एक दिन की उसकी प्रोग्रेस पूछते थे। क्या वजह थी? क्योंकि ये खुद भी चैंपियन रहे थे। हाँ। इनको दिख रहा था। ये मैं कोई इसलिए नहीं कर रहा बात कि मेरे साथ बैठे हैं, ये मैंने और चैनल्स पे भी किया। दूरअंदेशी होती है नहीं, और ये रियलिटी है। ये चाहे इसको कोई छुपाए कोई ना करे, मगर रियलिटी इज दिस। एक चीज। अच्छा, वहाँ से मैं बाकू नहीं जाता तो जन साहब मुझे एज ए मैनेजर अपने साथ इंडिया में भुवनेश्वर में एक एशियन चैम्पियनशिप हो रही होती है, वहाँ पे ले के जाते हैं। वहाँ पे हम लोग थ्रो करते हैं 78 मीटर। अच्छा। क्योंकि जब आप 80 और 78 और 75 के इसमें होते हैं ना, तो आप उस वक्त उस थ्रो को सस्टेन कर रहे होते हैं। सही। क्योंकि आपकी उसके ऊपर प्रिपरेशन चल रही होती है, आप उस पर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ से हम लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद एक यानी कि मुझे टास्क मिलता है, कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई थी गोल्ड कोस्ट में। ठीक है। उसमें मेरी कोशिश ये थी कि मैं इससे इतनी थ्रो करवाऊँ कि एक तो कोच का ये होता है यहाँ पे हमारे जैसे कोचेज़ का कि हमें साथ भेज दिया जाए, चाहे पोजीशन आए या ना आए। हम उसमें कह लें कि अनफॉर्चुनेटली मोस्टली कोचेज़ आपको मिस गाइड भी कर रहे होते हैं कि, मगर चूँकि फेडरेशन को शायद इल्म भी होता है कि ये कहाँ से बोल रहा है, इतना तो होता है उसमें। खैर, उसमें हम यानी कि ट्रायल्स का बता रहा हूँ मैं अब आपको। उसमें जन साहब ने फ़ोन पे बात हुई, ख़ुद भी आए, इसकी ट्रेनिंग देखने के लिए भी आते थे। अब आप मुझे ये बताएं 2016 में 17 में एक इतने बड़े ओहदे का बंदा आके आपकी ट्रेनिंग देख रहा है, पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि वो उस पर कितना इंटरेस्ट है। हाँ। सर माजरत, मैं यही से गुफ्तगू का सिलसिला आगे छोड़ूंगी। सर माजरत। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकरम साई साहब और सैयद फयाज साहब, जो कि स्टोरी बयान कर रहे थे। कोच का पल पल का साथ होता है, बड़ा अहम रोल होता है। सर अच्छा, तो स्टार्ट हमने किया था 2015 से और बाकू पे अभी हम लोग स्टार्ट हुए हैं। तो बाकू में एक ही मेडल आया था जो इसी का ही था। अच्छा, फिर उसके बाद हमें लेके जाया गया इंडिया। मैं जंग साहब के साथ गया एज ए आप कह लें कि कोच भी मैनेजर भी मैं ही था, तो ये बड़ी इज़्ज़त की बात होती है। तो वहाँ पे हमने 78 मीटर थ्रो की, जो कि उम्मीद हो गई कि हम चल पड़े। वापस आए तो कॉमनवेल्थ के लिए हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी उस वक्त गोल्ड कोस्ट में। हमारी इंटर यूनिट एक और आ गई थी, यानी कि इसके ऊपर 1.5 साल गुजर चुका था। तो उसमें हमने जो एक नॉन ऑफिशियल थ्रो की थी ना, वो हमने थ्रो की थी, वो थ्रो हो गई थी 9। जैसे इस कंपटीशन में इसने क्वालिफिकेशन वाले
इसमें कंपटीशन में इसने एक थ्रो की तो हो गई थी 9। वो थ्रो कोच ने जब मैंने उसको नापा तो वो थ्रो थी 85.45। यानी कि हम 90 के राउंड अबाउट घूमना स्टार्ट हो गए थे। मैंने जन साहब को बताया कि सर हमारा कॉमनवेल्थ में शॉर्ट शॉट मेडल है, ठीक है। तो मैं आप कह लें जो भी उस वक्त चल रहा था अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रह गया, तो ये चला गया वहाँ पे, ये थोड़ा वहाँ पे पहुँच के अनफिट हो गया, ठीक है। तो वो अनफिट की वजह से इसके ये टांग के ऊपर, पिंडली के ऊपर एक हल्का सा दाना हुआ जो थोड़ा सा वहाँ पे ना अपना बढ़ गया था, जिसकी वजह से फिर भी इसने 80+ की थ्रो वहाँ पे की। रियली अप्रिशिएट। अच्छा, जब ये वापस आया है, चूंकि कोच और हम लोगों का इसके पीछे चल रहा था पूरा, जब ये वापस आया ना तो मैंने और इसने अहद किया कि हमने एक तो एशिया में मेडल लेना है और दूसरा हमने क्वालिफाई करना है। ठीक है। अब ओलंपिक के बाद जो सबसे बड़ा कंपटीशन होता है ना, वो होता है एशियन गेम्स का। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से गए हैं, हमारी टीम गई है, जन साहब साथ थे, हमारी फेडरेशन के और लोग साथ थे। अब यहाँ से इतना बड़ा कॉन्टिजेंट जा रहा है, साल से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो 28 साल के बाद, 29 साल के बाद हमने दोबारा मेडल उठाया वहाँ पे 80.75 करके हम लोग उसमें थर्ड हुए। तो वहाँ पे जन साहब मुझे क्वेश्चन करते थे एक बार बार कि ये क्या करेगा, ये क्या, एक जगह पे तो गिरने भी लगे थे कि बुखारी, क्योंकि मेडल नहीं आ रहा था और ये कह रहे थे यार मेरा आना फजूल हो जाएगा, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई हम यहाँ पे आए हैं तो क्या लेके जा रहे हैं। ये वो चीज़ है जो हकीकत है। तो मैंने इन्हें बोला सर अल्लाह खैर करेगा, हम अपनी बेस्ट करेंगे, बाकी मुझे नहीं पता। हमने वहाँ से हम वहाँ पे ब्राउन मेडल हुए और 28 साल के बाद हमने एशियन गेम्स का मेडल उठाया। अब ये 2015 से स्टार्ट हुए हैं, इन्होंने मुझे 2016 के स्टार्ट में या 15 में अटैच किया साथ में, और ये चल रहा है सारा सिलसिला। अच्छा, वहाँ से जब हम वापस आते हैं, मैंने और अर्शद ने इस्लामाबाद में थे, मैंने इसको बोला, उसने भी बोला, मैंने भी बोला, मैंने इसको बोला कि भाई हमने जो ओलंपिक में जाना है ना, हमने क्वालिफाई करके जाना है, ये वाइल्ड कार्ड ये वो, हमने इसके ऊपर नहीं जाना। उसने बोला ठीक है सर। आप यकीन माने, हम 1 बजे दोपहर को स्ट्रेंथ पे जाते थे, स्ट्रेंथ प्रोग्राम एक हमारा होता है ट्रेनिंग का, तो 5 बजे तक स्ट्रेंथ ही चल रही होती थी। मैंने इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया स्ट्रेंथ के मामले में, इंड्योरेंस के मामले में, स्पीड के मामले में, इसकी टेक्निक के मामले में, कि हम हारे ना। तो जब हम लोग सैफ गेम्स पे गए हैं यहाँ पे खटमंडू में, तो हमने वहाँ पे थ्रो की 86.29। सही। हम लोग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए, जबकि उनका स्टैंडर्ड था 85.50। ठीक है। तो ये इतला मैंने दी सर को, तो ये बड़े खुश हुए, पूरा पाकिस्तान खुश हुआ। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी जी। मैं वापस आके आपसे ये स्टोरी भी सुनूंगी और बड़ी चीज़ें कुछ हमने अरशद नदीम की पर्सनालिटी के हवाले से भी डिस्कस करनी है। ब्रेक के बाद आते हैं। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे मोहतरम मेहमान मौजूद हैं। मैं मोहम्मद अकरम साहिब साहब की तरफ आना चाहूँगी। आप अरशद नदीम के साथ रहे, पल पल रहे, मुझे बताइएगा कुछ पर्सनालिटी की चीज़ें जो बाकी लगती हैं कि ये एक स्टार बनने वाला है, जो आपको भी हमेशा अट्रैक्ट की, वो क्या थी? जी मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं आज के दिन के हवाले से यौम पाकिस्तान पर अपनी तरफ से और अपनी फेडरेशन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और हम एक बहुत बड़ी मुबारक और खुशी दे चुके हैं अरशद नदीम की 8 अगस्त की विक्ट्री के चक्कर में। अच्छा, अब ऐसे है कि मैं तो इसको पहले दिन से, जैसे बुखारी साहब भी बता रहे थे, जब से ये आया तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फेडरेशन के फोल्ड में ही आता है, जब ये कहीं नेशनल कोई बच्चा जीतता है तो कुछ स्कूल कॉलेज में जो जीत रहा है उसके साथ हमारा वो नहीं है ताल्लुक, तो जब उधर आता है फिर हम पिक करते हैं, जैसे इन्होंने कहा, तो फेडरेशन के फोल्ड में आ जाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग और उसको बाहर भेजना हो रही है। तो इस बच्चे का प्रिसाइजली टाइम चूँकि आप लोगों के पास कम होता है, ये बिल्कुल एक सादा आदमी है। अच्छा। बाकिरदार है, जवान होते हुए इस वक्त तक बाकिरदार है और डिसिप्लिन्ड है।
3 लफ्ज़ मैं बोलूँगा कि जी इसकी पर्सनालिटी के बहुत कुछ कन्वे करेगा। इसकी सादगी का मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता दूँ, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। इसको सबसे पहले जब ये लाइमलाइट पे आया तो मैंने वर्ल्ड एथलेटिक्स से इसके लिए स्कॉलरशिप लिया। अच्छा। कि हमारा बच्चा अपकमिंग है तो इसको आप स्कॉलरशिप दें। तो उन्होंने कहा हाँ सर ठीक है, हमारे जो सेंटर्स हैं उनमें सबसे नज़दीक आपके पास मॉरिशस है, तो मॉरिशस में हमारा जेवलिन का बहुत अच्छा कोच है, इसको आप वहाँ पे भेज दीजिएगा। और वो स्कॉलरशिप कोई 6 मंथ्स का था। अच्छा। हम बड़ा खुश, क्योंकि पाकिस्तान को, फेडरेशन को, गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना, एवरीथिंग वर्ल्ड एथलेटिक्स ने देनी है। अच्छा। वो मेरी वहाँ पे पोजीशन होने की वजह से बड़ी मेहरबानी उन्होंने किया। तो आए, हमने अरशद नदीम को तैयार किया कि भाई मॉरिशस तुम्हें भेज रहे हैं ये। उसने कहा सर बिल्कुल ठीक है। ये मॉरिशस पहुँच गया। 2 दिन के बाद ये सेक्रेटरी साहब को कॉल करते हैं, उस वक्त के जो मेरे सेक्रेटरी थे, जफर नाम है उनका। इसने कहा कि सर मुझे तो यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, पाकिस्तानी रोटी नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। तो जफर ने कहा कि हाँ भाई कोई गुजारा करो इधर उधर। तो साथ में उसने मुझे बताया कि सर ये कह रहा है। अगले दिन जफर फिर मेरे पास आ गया। उसने कहा सर वो तो रो रहा है। और मैंने उसको बोला कि अभी फिर जंग साहब से सीधी बात करो, तुम खुद करो, मैं नहीं कर। ये मुझे कॉल करता है, मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफे लफ्ज बोल रहा हूँ जिसने बोले। मैं जनरली ये कहता हूँ कि इसने कहा मैं वीक हो जाऊंगा, ट्रेनिंग नहीं कर सकूंगा, सर मुझे वापस बुला लें। इसने कहा कि सर ट्रेनिंग तो अपनी जगह पे, मैं तो मर जाऊंगा अगर आपने मुझे वापस ना बुलाया। तो विद इन वीक वो जो टिकट वाला था वो हमें करके इसको वापस बुलाना पड़ा। तो अब भी इस वक्त भी ये उसके साथ पिछले ओलंपिक्स में थे, इनको पता है बाहर से रोटी पाकिस्तानी खिलाते रहे। और इस ओलंपिक्स में भी सर आप हमारे साथ ही 2 बजे वाले सेगमेंट पे होंगे, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। हम वापस आएंगे जी हेडलाइंस के बाद। सलाम एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सलाम पाकिस्तान, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सैयद फयाज साहब मौजूद हैं। फयाज साहब, अब कामयाबी का सफ़र एंड हो गया, वहाँ तक आ जाएं ज़रा। अच्छा जी, वहाँ से हम लोग चले गए हैं टोक्यो क्वालिफाई करके। टोक्यो में हमने क्वालिफाई कर, वहाँ पे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और यहाँ पे आपने देखा होगा एक साइड में ए पूल में चोपड़ा भाई थे और बी में हम लोग थे। उधर से उसने फर्स्ट कर लिया, इधर से हमने कर लिया। तो एक वो आप कह लें कि ऐसे का वो बन गया है, वो जो होता है इंडिया पाकिस्तान का। तो हर साइड पे वो कह लें कि खुशी और ये वो सारा। अनफॉर्चुनेटली हम उसमें थ्रो नहीं कर पाए फाइनल में जो हम करने गए थे, क्योंकि हम 90 के राउंड अबाउट घूम रहे थे। हम अपनी तरफ से ओलंपिक का रिकॉर्ड करने गए थे उस वक्त और हमारा टारगेट था 95 मीटर। अब कह लें कि ये आपने इसमें देखा होगा कि मैंने एक छोटा सा इसमें क्लिप एक जारी किया था वीडियो का। मैंने उसमें अरशद को वही बात बोली, वो वाली टेक्निकली बात थी वो, कि अरशद तूने दूसरे प्लेयर्स की तरफ नहीं देखना, सारे प्लेयर्स हमसे बड़े हैं, तूने जो बेस्ट थ्रो की हुई है 9018 उसको फॉलो करना है, ठीक है, और अपनी थ्रो को बेस्ट कर। अपनी थ्रो को बेस्ट करता है तुझे कोई भी नहीं पकड़ेगा। और इन केस अगर इसको कोई पकड़ता भी ना तो इस वक्त ये इतनी फॉर्म में था कि ये 95 भी कर जाता थ्रो। सही। तो ये हमारा, अब इसके जो बैक एंड पे, इस पे जो बैक पे जो इसका क्रेडिट है वो किसको जाना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, क्योंकि 90 मीटर तो हमने कर ली हुई थी। और ये जो साबका कोच होता है ना, साबका नहीं होता, आपने जो उसको सिखाया होता है, प्रोग्राम आपका चल रहा होता है, एक्शन आपका चल रहा होता है, हर चीज़ आपको चल रही होती है। जब आप अपने एथलीट को बना देते हैं ना, फिर तो आप किसी को भी खड़ा कर देंगे ना, वो अपनी ट्रेनिंग कर लेगा। सही। ये एक असूल की बात है। अब ये जो क्रेडिट और ये जो चीज़ें मिल रही है, ये भी मेरा आपके प्रोग्राम में, ये मैं इतनी बात थोड़ी सी मैं करने लगा हूँ, पता नहीं अच्छी है या बुरी है। मेरा ये है कि जो भी कोच अभी इसके साथ हैं, आप उनको एक टास्क दें कि बुखारी के स्टूडेंट्स को छोड़ के आपने किसी और को लेना है, तो आपने इतनी थ्रो भी जो है आप उसको टारगेट दे दें 80 मीटर का, 78 का, वो भी करें वो लोग। सही। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिसको जो हक है उसको भी यहाँ तक मिले। तो आप पहुँच गए, लेकिन ऑब्वियसली आपकी अपनी मेहनत भी थी, वो नजर भी आई। कामयाबी पर आपको कैसा लगा? कामयाबी मैं कहता हूँ कि फागों पे आ गई है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, और पूरा पाकिस्तान इसी तरह से फख्र कर रहा है। हमारे मैं इस बात पे ना जी, जो बुखारी साहब ने कहा है ना कि मैं चैलेंज करता हूँ कि जी उसको कोई और इनके अपने स्टूडेंट्स के अलावा दे दें, मैं उसमें ये ऐड करना चाहूँगा हेड ऑफ द एथलेटिक्स फैमिली
कि असल में सलमान कोच नहीं है, वो कोच और किसी को किया भी नहीं, वो तो फेडरेशन ने उनको लगाया था कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि हम बाहर वाले कोचेस से साउथ अफ्रीका में टर्सियस के नाम से कोच है जिनके पास 2 बार सलमान इसको अरशद को हम भेज चुके हैं जी। तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना था, उनका प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ पे किसी ने चलाना था जी। इसी तरह हम जो इस वक्त वर्ल्ड का रिकॉर्ड होल्डर है 98 पॉइंट समथिंग, ये जर्मनी के हैं, होवे होन इनका नाम है, उनके साथ हम राब्ते में थे अपनी एम्बेसी के थ्रू, एम्बेसडर साहब के, और वहाँ पे जो डिफेंस अटैची हैं बिल्डर साहब, उनके थ्रू। तो सलमान को उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनका प्रोग्राम लेके तो यहाँ पे हमने चलाना था जब तक यहाँ पे है। ठीक है। तो इसलिए मतलब कोच तो बुखारी साहब हैं। लेकिन ये कामयाबी आप यकीन माने पूरी कौम सेलिब्रेट करी है, आप लोगों के लिए तो बिलाशुबा ये फ़ख्र की बात है, पूरी कौम के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। वो यहाँ तक का सफ़र वापस पाकिस्तान आने तक का, ऑब्वियसली आपको लोगों के मैसेजेस भी आ रहे होंगे, क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या फीलिंग्स थी अरशद नदीम की? मैसेजेस का तो ये है कि जी अभी आपके प्रोग्राम में बैठे मैंने अपनी बड़ी भाभी साहबा को कॉल किया कि मैं प्रोग्राम में हूं तो अगर आप देखना चाहें, उन्होंने कहा मैंने मैसेज आपको मुबारक दी थी, आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा घर वालों की बारी बाद में आएगी, पूरे पाकिस्तान के मैसेजेस हैं, मैं आराम से कहीं बैठूंगा तो फिर देखूंगा जो रह गए हैं उनको मैं। तो ये हमारी तो फीलिंग देखी ना जी, एक बच्चे को तैयार कर रही है, जैसे इन्होंने बताया कि वो 2015 से हम शुरू हुए, वो ग्रो कर रहा है, हम एक कॉन्फिडेंस जी एक छोटे बच्चे की जब परवरिश करते हैं, जब वो जवान होता है और आप देखते हैं तो हमारे लिए तो इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। और मैं ये मेरी पूरी फेडरेशन वाले लोग, जैसे मैंने कहा कि ये जानते हैं कि मेरा ये दिया हुआ एक मोटो था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान का फ्लैग देखना है और पाकिस्तान का कौमी तराना देखना है वर्ल्ड लेवल पे, जो कि हो गया, और मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। मैं इस पे एक छोटी सी बात करनी चाहूँगा, ये जो मैंने बात की है ना चैलेंज वाली, ये इस सेंस में बात नहीं है कि उनके पास इल्म नहीं है, मेरे से ज़्यादा होगा उनके पास इल्म। बात सिर्फ इतनी है कि अब हमने थ्रो कर ली है 92.97 अब हमारे लिए चैलेंज बन गया है कि अब हमने इसको सस्टेन रखना है और अगले बच्चे तैयार करने हैं हमने जी, क्योंकि इस वक्त हम दुनिया के रिकॉर्ड होल्डर है और जेवलिन के चैंपियन है। बिल्कुल, और अब तो ये चीजें बन गई हैं जी। अब लोग मुझे वहां पे पूछ रहे थे, सबसे पहला क्वेश्चन ये था जो यहाँ पे भी होता है, उन्होंने कहा इसको ट्रेन कहाँ पे किया? हाँ। मैंने कहा पाकिस्तान में। उन्होंने कहा पाकिस्तान में? हमने कहा जी हाँ पाकिस्तान में। अच्छा, अब जब ये बात है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लोग हमसे राब्ता करेंगे। मैं आपको यही कहने वाली थी, अब आपके कांधों पे मजीद जिम्मेदारियां जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हीरे आपके पास आएंगे कि उनको तराशा जाए, और इसी तरह से नाम। और गवर्नमेंट से अपील है मेरी कि जिसका जो इज्जत है उसको वो इज्जत दे। बिल्कुल, बिलाशुबा वो जी उसके हकदार हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज सबसे बड़ा तो ये है कि अब हमारी इस कामयाबी की वजह से, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोगों ने, वो तो पूरी दुनिया थी ना वहाँ पे, तो उन्होंने आके पूछा कि जी यहाँ पे इनका हेड है बैठा हुआ, तो हम पूछे कि ये क्या किया है, कैसे किया है। हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर बनाए पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया अब यहाँ से आपके पास आएगी कि हमें जेवलिन में आप ट्रेन करो। बेशक। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जी वो एक बड़ा एजाज फिर आपके पास आ गया। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान को सलाम पेश करने के साथ साथ हम उन तमाम लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं जो पाकिस्तान का प्राउड हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अरशद नदीम के साथ जुड़े लोगों से आपकी मुलाकात कराई। एक और हमारे आज के मेहमान जो भी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, अरशद नदीम की ज़िंदगी में उनका भी बहुत अहम रोल रहा। एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, उनमें से कुछ अहम चीज़ जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जब आप खेल के दौरान होते हैं तो आपको इंजरी हो, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। ऐसे में आपके डॉक्टर का माहिर होना बहुत अहम होता है और डॉक्टर का रोल बहुत अहम होता है जी। डॉक्टर बाजवा इंग्लैंड में मुकीम हैं और मशहूर डॉक्टर हैं। अरशद नदीम का उन्होंने इलाज भी किया, सो उनकी तरफ जाते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम आयशा, बहुत शुक्रिया फॉर आपके इनविटेशन का भी बहुत खुशी हुई 14 अगस्त के मौके पर आप सबको ज्वाइन करने के। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब, आपका बहुत अहम रोल रहा और मेरे ख्याल से एक एथलीट के साथ साथ रहते हैं डॉक्टर, बहुत सारी चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में डिस्कशन भी होती रहती है। अरशद नदीम की जो मेजर इंजरीज हुई, एक दो जो आपने ट्रीट की, उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, जो मरीज की कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको ब्रीच किए बगैर जनरल चीजें जो हम बता सकते हैं। अरशद जो है एलीट एथलीट हैं और बॉडी को जिस स्टेज तक पुश करते हैं उसमें इंजरीज तो नॉर्मल सी चीज हो जाती है। सो उनकी एक एल्बो और उनकी दोनों नीज की इंजरी हुई है और हम लकी रहे हैं कि हम यहाँ पे कैम्ब्रिज में उन पे काम किया और उनसे रिकवरी की। रिहैब मुश्किल काम होता है, लेकिन वो हमेशा देखता ही है कि उसने आगे कहाँ पे जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। सो मेरा रोल जो सा था वो एक पहले तो इस तरह था कि बायोमैकेनिक्स उसकी उनका एनालिसिस कर रहे हैं, उसको सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम बनाना था। मैं पहले सुन रहा था फयाज हाशमी, जनरल अकरम साई, उनके अलावा सलमान भट्ट साहब और बहुत सारे लोग उनके साथ काम कर रहे थे। तो मेरा काम ये था कि चीज़ों को थोड़ा सा रिफाइन कर दें उनके लिए। फिर बीच में इंजरी जब आई तो ज़्यादा ताल्लुक हुआ अरशद के साथ, देखने का मौका मिला। और फिर कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंघम थी उससे पहले मौका मिला, वो हमारे घर में रह रहे थे। सो हम ट्रेनिंग भी इकट्ठे करते रहे। तो उसमें थोड़ी सी जो है डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया। आपके साथ थोड़ी सी दोस्ती, थोड़ा सा प्रोफेशनल रिलेशनशिप जेवलिन के हवाले से। तो लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो स्माइल करता है। सर्जरी हो रही है, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा कि मेरे पे लिमिटेशन क्या है, वो ये सोच रहा है कि सर थ्रो कब करनी है अगली। बड़ी लंबी अरशद नदीम की पर्सनालिटी का खासा भी रही है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टाइम थोड़ा कम है, हम ब्रेक की तरफ चलेंगे जी हमारे साथ।